अरे यार मैंने मेडिकल स्टोर स्टार्ट कर लिया है, कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ, पैसे में डालता ही रहता हूँ लेकिन रिटर्न्स कब आएंगे ये मैं देख रहा हूँ। रेगुलरली मुझे नए ऑर्डर्स चाहिए होते हैं, मेडिसिन चाहिए होते हैं, मैं पैसा डालता ही रहता हूँ, मालूम नहीं कब आएगा। मैं जब मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं मैं बैंक में देखता हूँ, बैंक में बैलेंस ही नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पैसे डालता हूँ, जाता किधर है? अब मैं एक एक रुपए पे ना मैं मेरी नजर रखूंगा, जाता किधर है देखता ही हूँ। ऐसा आपके साथ होता है तो ज़रूर ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि जब आप मेडिकल स्टोर में इन्वेस्ट करते हैं पैसा इन्वेस्ट कितना करना चाहिए और पैसे का रिटर्न कैसे आता है ये भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आज वीडियो में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो बहुत अहम है हर एक रिटेल स्टोर के लिए। जब आप इनिशियल लेवल में पैसा डालते हैं ना, इनिशियल स्टार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब आपका पैसा कंटिन्यूसली लगता है। ये चीज़ें तो हमेशा ही आपके साथ रहेगी, न्यू रिक्वायरमेंट आती रहेगी, मेडिसिन आते रहेंगे, रिक्वायरमेंट्स हर एक तरीके की, पर्सनल हो या आपकी प्रोफेशनल हो, वो तो चलती रहती है। लेकिन जब आपका फाइनेंशियल प्लान स्ट्रांग हो ना, तब ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से होती है, यहाँ पे फेल नहीं होते आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसमें ब्रेक इवन पॉइंट आने में कितना टाइम लगता है। मतलब क्या, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना रिटर्न आपको आ गया, ये पॉइंट कब आता है ये आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऐसे नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन से बताऊंगा। मंथली कैलकुलेशन करूंगा कितना खर्चा आपको आता है, कितना खर्चा आपको आगे फ्यूचर के लिए रहेगा, हर ईयर में हर महीने का खर्चा ये कैलकुलेट करेंगे, माइक्रो लेवल से एनालिसिस हम करेंगे, जिससे आपको पता चल सके, एक आइडिया मिल सके कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है हमको एक इन्वेस्टमेंट को नील करने में रिटेल स्टोर्स के लिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको हमेशा बता दूं कि कोई भी बिजनेस है ना, ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस ये चीज़ें चलती रहती है। किसी महीने में काउंटर ज़्यादा हो जाएगा, किसी महीने में काउंटर कम हो जाएगा, किसी महीने में आपको ज़्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, किसी महीने में आपको प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा, आपके जेब में पैसे आएंगे। तो ये चीज़ें कैलकुलेट करके चलिए, बिकॉज नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ाना, ये इसके लिए कोशिश करना ये आपके हाथ में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ सीज़न रहता है हमारे यहाँ पे, रेनी सीजन में ज़्यादा पेशेंट रहते हैं, लेकिन बाकी के सीज़न में पेशेंट कम होते जाते हैं। जैसे विंटर सीजन है या फिर जो समर सीजन होता है, वहाँ पे समर वेकेशंस वगैरह रहते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, या फिर दिवाली के जब वेकेशन स्टार्ट होते हैं तब काउंटर कम आ जाता है। तो ये थोड़ा कंसिडर करना चाहिए और एवरेज क्या काउंटर कैलकुलेट करके हमको ये प्रॉफिट का जो मैनेजमेंट है ना वो देखना है। इसके लिए एक बात यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूस लगेगी, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। कौन सा भी बिजनेस है ना, आपकी जेब में ही इन्वेस्टमेंट कर दी और उनमें से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आपको निकालना है, वो आपकी जेब में डालना है। चलो ऐसे ही बिजनेस होगा तो ऐसा बिजनेस नहीं होगा। जितना आपने स्टॉक आपने खरीदा है ना, वो स्टॉक नील होने के बाद आपको नए स्टॉक के लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जब आप प्रॉफिट डायरेक्टली निकाल के आपके जेब में या आपके एक्सपेंसेस के लिए खर्चा कर रहे हो तो ये बिजनेस बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए रोलिंग मनी भी बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल से पहले कुछ कंडीशन है कि ये एग्जाम्पल मैं तब लेके जा रहा हूँ जब आपका काउंटर और आपका रेंट एग्जैक्टली सेम हो, तभी ये सक्सेसफुल जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो एक बात आप कैलकुलेट करके चलिए कि अगर आपका रेंट और आपका रेगुलर रोज का काउंटर, अगर रेगुलर रोज का काउंटर ज़्यादा है तो ब्रेक इवन पॉइंट कम साल में आ सकता है। अगर कम है, ठीक है, मान लो 10,000 का आपका रेंट है और 5-6 हज़ार ही आपका रोज़ का काउंटर है, तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो एक एग्जांपल लेके चलते, रेगुलर आपका 10,000 का काउंटर है और आपका रेंट है 10,000, ठीक है। तो इसकी इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए? 10,000 का भी अगर आपका शॉप का रेंट है ना, तभी भी आपको कम से कम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। अब अच्छा सा काउंटर रन करना है तो हाँ, आपका 4 लाख 5 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अभी के करंट कंडीशन में जितने ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका स्टोर हॉस्पिटल के नज़दीक हो या रोड काउंटर पे हो, हाँ हॉस्पिटल में होगा तो अलग बात है, बट ये मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल में काउंटर नहीं है आपका रोड पे काउंटर है या फिर नियर बाय कोई हॉस्पिटल्स है,
तब आपको 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कम से कम करनी ही चाहिए। एकदम नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है। आप 1 लाख भी मार्केट में लेके जाएंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा वो 1 लाख का स्टॉक गया किधर, क्योंकि कुछ भी नहीं आता 1 लाख में, बहुत कम स्टॉक आएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए कम से कम 10 लाख, इनमें सारा फर्नीचर, सॉफ्टवेयर आ गया, डॉक्यूमेंटेशन आ गया, और इसके बाद फिर डिपॉजिट आ गया शॉप का, और इसके बाद फिर रेंट जो होता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके चल रहे हैं। 10,000 रोज का काउंटर है एंड आपका 10,000 रेंट है, और 10 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर लिए। तो अब देखते हैं कि अब आपको इन्वेस्टमेंट रोलिंग मनी कितनी चाहिए। तो 5 साल की कैलकुलेशन करके चलते हैं। 5 साल की कैलकुलेशन में आपको 30 लाख इतनी रोलिंग मनी चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास नहीं है, अभी आपके पास 5-6 लाख है, फिर बढ़ाइए, क्योंकि रोलिंग मनी बढ़नी चाहिए। जब तक आपकी रोलिंग मनी नहीं होगी तब आपका काउंटर नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले बताया, पैसा लिया, सेल हो गया, जेब में डाल दिया, और फिर नेक्स्ट डे में चलो जितना है उतना मार्जिन जेब में डाल के फिर चलो, ऐसा नहीं होता है। आपको रेगुलरली रोलिंग मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है। 30 लाख ये एक टारगेट में लेके चलता हूँ, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है। काउंटर कितना होगा ये हम देखते हैं। चलिए 10,000 का रोज का काउंटर है, तो इसमें जेनरिक्स मेडिसिन ज़्यादा जाएंगे, सर्जिकल जाएंगे। चलिए एक प्रॉफिट लेके चलते, कितना है 18 to 20% प्रॉफिट है एलोपैथिक को, आयुर्वेदिक को भी उतना ही है, होम्योपैथिक को थोड़ा 15 से 18% है, जेनरिक्स को आप बोल सकते हैं कि 40 to 80% है, सर्जिकल्स को मैं 50% से लेकर 200% तक है। लेकिन एफएमसीजी की बात की जाए तो बहुत कम है, 10 to 15 इतना ही आपको ये मार्जिन मिलता है। और कुछ स्टैंडर्ड भी प्रोडक्ट रहते हैं, उसको भी प्रोटीन पाउडर जैसे उसको भी और कम मार्जिन है। तो कुल मिला के एक एवरेज मार्जिन सेट किया जाए तो 20% ऑन एन एवरेज मार्जिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आगे हो सकता है जब आपका जेनरिक का सेल अच्छा है, सर्जिकल का सेल अच्छा है, बट ये ऐसा होता नहीं है। जेनरिक कस्टमर कंटिन्यूसली लेंगे ऐसा नहीं है, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। सो मैक्सिमम जो प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन आते हैं वो होते हैं एलोपैथिक, वो होते हैं आयुर्वेदिक, अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर होम्योपैथिक होते हैं इसके लिए। और एफएमसीजी तो कंटिन्यूसली रन होने वाले प्रोडक्ट है, लेकिन वहाँ पे मार्जिन नहीं है, ठीक है। तो मार्जिन वाले प्रोडक्ट है उसको फ्लो कम है, जिसको मार्जिन कम है उसका फ्लो ज़्यादा है। इसके लिए 20% हम कैलकुलेट करके चलते हैं। तो रोज का 10,000 का सेल है, 20% से आपको मिल गया जाएगा, कितना मिलेगा 2,000 रुपीज़ आपको रोज का मिल जाएगा। रोज का सेल होगा आपका, मतलब मार्जिन मिलेगा आपको। तो रोज का 2,000 है। अब मंथली कितना होगा, मंथली होगा 60,000। तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट लगता होगा, 60,000 में महीने का कमा रहा हूँ, ठीक है। और आगे जाते, थोड़ा और आगे जाते, 1 साल का कितना होगा, ठीक है। 1 साल का कितना होगा ये मुझे बताइए, 7,20,000 इतना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 5 साल तक कितना होगा। 5 साल तक होगा 36 लाख रुपीज़। अब मुझे बताइए कि 36 लाख आपने 5 साल में कमाए, तो आपको अभी तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या बिजनेस है, 5 साल में 36 लाख मैंने कमाए, और क्या चाहिए मुझे, मतलब इतना बढ़िया सेल हो रहा है। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन आपको मालूम है क्या कि 36 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट भी रही है यहाँ पे, तो वो कैसे ये मैं बताऊंगा। तो अब बात करते हैं, अब ये तो काउंटर बन गया, ठीक है, आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट आपके रेगुलरली जो डिडक्शन होते हैं, रेगुलरली जो भी खर्च है, इन्वेंट्री को या पर्सनल खर्च हो, इसके बारे में बात करते हैं। मैंने थोड़ी प्रिपरेशन करके रखी है। देखिए ये मैंने प्रिपरेशन प्रैक्टिकली की है, जो मुझे ऐसी लगती है ऐसा होता है, मेरे लिए इतना खर्चा डेफिनेटली होता है। इसके लिए मैं समझता हूँ आपके लिए भी उतना ही होगा। एक अर्बन एरिया, मेट्रो एरिया लेके चलते, एक नॉर्मल एरिया लेके चलते, ठीक है। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब बहुत बड़ा तो शॉप नहीं है, ठीक है, एकदम बड़ा तो एक नॉर्मल शॉप है, ये कोई भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो लेके चलते ईयरली एक्सपेंसेस, साल के एक्सपेंसेस कितने होंगे, मंथली एक्सपेंसेस कितने होंगे, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं ईयरली एक्सपेंसेस कौन कौन से। ईयरली आपको आपके फर्म के लिए आईटीआर तो करना पड़ेगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ये बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई लोन के लिए जाते हैं या फिर भी आपके खुद का प्रेस्टीज, आपके खुद का शॉप है कि नहीं, इसके लिए आईटीआर ये एक आइडेंटिटी, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर आइडेंटिटी है, तो आईटीआर में कुल मिला के मैं नॉर्मली 30,000 रुपीज़ का आईटीआर आपको भरना ही होगा, 30,000, ठीक है।
और ये नॉर्मली बोल रहा हूँ, इसके आगे भी ITR आपको 30 से 40 से 50 थोड़ा बढ़ाना चाहिए। साल में एक बार ये ITR आपको भरना पड़ता है, तो ईयर टू ईयर आपको थोड़ी बहुत इसमें और लाइक 5% 6% ऐसी ग्रोथ लेके आनी है। इसके बाद हम बोलते हैं कि लाइट बिल। अब देखिए लाइट बिल क्या रहेगा, जो शॉप का रहेगा वो मैं ईयरली में बोलता हूँ, ये महीने में ही आता है, लेकिन इसमें हम कैलकुलेट करते हैं 15,000 का लाइट बिल। ठीक है, 15,000 नॉर्मली लाइट बिल रहता है। चलो कितना 1,000 या 1,200 रुपये वगैरह पकड़ के चलेंगे तो आपका 15,000 तो आ ही जाएगा साल में। इसके बाद मेंटेनेंस की बात करते हैं। मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम आ सकती है, फिर फर्नीचर की प्रॉब्लम आ सकती है, एडवर्टाइजिंग बोर्ड लगना है, कुछ भी शॉप का कुछ शटर खराब हो गया है, ठीक है, या फिर शॉप में कुछ नई चीज़ें आपको डालनी है, या फिर नया थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव लुक वगैरह करना है, तो ये मेंटेनेंस में आएगा। तो 1 लाख साल में 1 लाख आपको उसके लिए रिजर्व रखना है। तो ये होगा ईयरली। ठीक है, इसके बाद मंथली एक्सपेंसेस के बारे में कैलकुलेट करते हैं। मंथली मैंने बताया जैसे कि 10,000 का रेंट है तो 10,000 रेंट, उसके बाद आप फार्मेसिस्ट रखेंगे डेफिनेटली, इसके बाद डिलीवरी बॉयज़ रखेंगे, फार्मेसिस्ट रखेंगे या ना रखेंगे, ठीक है, लेकिन फार्मेसिस्ट मोस्टली लोग रखते ही है। और अगर आपके शॉप में एक आप ही है तो आप सारी जगह पे आपको ही काम फेस करना पड़ता है, इसके लिए एक फार्मेसिस्ट रखिए, बिकॉज आप ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है कि आप दूसरी जगह पे ध्यान दे सकते हैं। चलो रिटेल होगा, थोड़े साल के बाद आपको होलसेल करना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत आपको उसमें थोड़ा दिमाग है ना फ्री हो जाता है अगर आप फार्मेसिस्ट रखते हैं। इसके बाद डिलीवरी बॉय भी रखेंगे आप, ठीक है, तो उसके लिए खर्चा जाएगा। तो हम एक कैलकुलेट करके चलते हैं कि 15,000 वो रेंट उनको सैलरी चले, 10,000 फार्मेसिस्ट को और 5,000 डिलीवरी बॉयज़ को, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद खुद की सैलरी भी काउंट होनी चाहिए, क्योंकि आप भी काम कर रहे हो ना वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप फ्री में कर रहे हो, चैरिटी थोड़ी है, आपका घर का भी खर्चा है, ठीक है, घर का खर्चा तो अलग है, लेकिन सैलरी तो आपको मिलनी चाहिए, वही से मिलेगी ना, क्योंकि सारे खर्चे तो वही से जा रहे हैं, दूसरा काम आप कर रहे हो कि नहीं। तो 15,000 आपकी सैलरी 15,000 लेके चलते हैं, और आपके खर्चे एक्सपेंसेस के लिए 15,000 लेके चलते पर्सनल, मतलब आप 30,000 भी पकड़ के चलिए आपकी सैलरी, लेकिन मैंने डिडक्ट करके बताया कि 15,000 मान लो आप भी रेंट से रह रहे हो तो आपको रेंट से भी रेंट को देना पड़ेगा पैसा। रोलिंग मनी से मंथली 50,000 आपके पास वहाँ पे रखने। 50,000 बहुत कम अमाउंट है, इससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि अब बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट आ गई तो आपको पैसा डालना पड़ता है। रेगुलरली भाई नए प्रोडक्ट आते हैं, ऐसा नहीं कि आपके मेडिकल स्टोर में जितना रखा उतना ही आपको उतने ही आपको सेल करना है, बस वही है, नहीं, आपको पैसा तो चाहिए ना। मान लो 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया, इसका मतलब क्या है, तो वो सेल जाएगा ना, मतलब 10 लाख का जाएगा, फिर 10 लाख एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी ना, कुछ ना कुछ 5-6 लाख की जो गुड्स है वो आपके शॉप में ये रहेंगी, उसके आगे बढ़ने भी चाहिए। तो इसके लिए बढ़ने के लिए ये 50,000 महीने के आपको डालने होंगे। मंथली कैलकुलेशन जो मैंने बताया, जो रेंट हो गया, या फार्मेसिस्ट का, डिलीवरी बॉय का पेमेंट, या आपका खुद का एक्सपेंसेस पेमेंट, और एक्स्ट्रा मनी जो रोलिंग के लिए, तो अगर ये जो मंथली मैंने फिगर आपको बताई ना, वो 5 साल तक कैलकुलेट करते, कंटिन्यूसली 5 साल तक ये चीज़ें लगने वाली, तो वो जाते 30,55,000, ठीक है, 30,55,000 ये जाते। और अगर आप साल के कैलकुलेट करते, साल ईयरली जो एक्सपेंस पकड़े वो 5 साल के लिए पकड़ते, तो 5,45,000 रुपये, तो वो कैलकुलेट इतने होते। तो हम अगर मंथली और ईयरली ऐड करें तो वो होते 36 लाख रुपीज़। और आप मुझे बताइए, जो मैंने बताया था ना कि आपका 10,000 का काउंटर है, रोज़ के 2,000 का प्रॉफिट है, तब आपका 5 साल के बाद कितना होगा, 36 लाख रुपीज़। अब आ गए मतलब पूरी कैलकुलेशन समझ में आ गई कि जितना आपको मिल रहा है ना उतना खर्चा भी हो रहा है। इट इज़ मीन्स देयर इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट राइट नाउ। तो वो कब आएगा, 5 साल के बाद। एक देखिए, ये मैंने 1 साल में भी कैलकुलेट करके देखा, 2 साल में करके देखा, ऐसा मैच नहीं हुआ। 5 साल तक ये कैलकुलेट करने के बाद मुझे ये फिगर मैच हो गई। तो अकॉर्डिंग टू मी 5 साल लगते हैं आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो नील होने में। इसमें मैंने जैसे बताया कि आपका काउंटर अगर ज़्यादा है तो थोड़ा कम साल लग जाता है, काउंटर कम है तो थोड़े और ज़्यादा साल लग जाते हैं, लेकिन कुल मिला के 5 साल तक आपको एवरेज 5 साल लगते ही आपकी इन्वेस्टमेंट डील होने में, अगर आपने अच्छे से स्ट्रैटेजी की तो। अब देखिए 10,000 रोज़ का सेल करना
ये भी चैलेंजिंग है। इसके लिए नंबर ऑफ कस्टमर ग्रैब करने के लिए बहुत सारे स्ट्रैटेजीज, कैंपेनिंग करने होते हैं, डॉक्टर से अटैचमेंट करनी होती है, प्रिस्क्रिप्शन रीड करने से लेके रेगुलरली इन्वेंटरी मैनेज करने तक, फाइनेंसेस मैनेज करने तक, एक्सपायरी मैनेज करने तक, मैन पावर मैनेज करने तक, फिर नई टेक्नोलॉजी आती है उसको एनालिसिस करने तक, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये आप कहाँ पे सीख सकते हैं? हमारा लाइव वर्कशॉप होने जा रहा है 11 दिसंबर से, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बनाया, ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो ज़रूर देखिए। जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है आप एनरोल कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही अहम वर्कशॉप होने जा रहा है जो आपको इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मैंने अभी हम ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताया, वो मैंने माइक्रो एनालिसिस किया, वैसे ही हर चीज़ के बारे में वहाँ पे माइक्रो एनालिसिस होगा। तो वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए। आई होप आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वीडियो से, कि कब ब्रेक इवन पॉइंट आता है, एंड कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत है तो हमें ईमेल कर सकते हैं, कोई भी सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।